नमस्कार, मैं नेहा जैन, श्री प्रताप सिंह पारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम और एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है रोमन काल के भूगोलवेत्ताओं का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफर्स इन रोमन पीरियड। ईसा से 100 वर्ष पूर्व ग्रीक साम्राज्य का पतन होने लगा था और ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके कारण राजनीतिक शक्ति रोमन लोगों के हाथों में चलने लगी थी। ये लोग ईसाई धर्म वाले क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करने लगे और रोम साम्राज्य का विस्तार मध्य यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन और एशिया माइनर तक फैल गया। इस साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे इन लोगों का प्रभाव दूरवर्ती क्षेत्रों पर भी फैलता चला गया। रोमन लोग यूनानी विद्वानों की अपेक्षा कम दार्शनिक थे और उनकी विचारधारा भी कम वैज्ञानिक थी। ये लोग अधिक क्रियाशील थे और इनका मुख्य संबंध व्यापार, प्रशासनिक समस्याएं, सैनिक विजय की योजनाओं से था। इनसे भूगोल को नई विषय सामग्री प्राप्त हुई। रोमन विद्वानों ने इस सामग्री को संगठित रूप देने का प्रयास किया। रोमन लोगों का योगदान ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रोमन काल के भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो, मेला, टॉलमी और पिलनी प्रमुख माने जाते हैं। रोमन काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो के भूगोल के विकास में योगदान का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्ट्रैबो रोमन काल के भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। ये महान भूगोलवेत्ता और इतिहासकार रहे हैं। इनका जन्म टर्की के अमेसिनिया में 64 बीसी में हुआ। इन्होंने अपने ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखे थे, क्योंकि अमेसिया में अधिकांशतः ग्रीक जनसंख्या थी। इसीलिए रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा में ग्रंथ लिखने वाले ये सर्वप्रथम महान भूगोलवेत्ता थे। इनके कार्यों की प्रशंसा हम्बोल्ट से लेकर वर्तमान काल तक के विद्वानों ने की है। हम्बोल्ट के अनुसार स्ट्रैबो की भूगोल अतुलनीय है। जितनी भी भौगोलिक जानकारियाँ अन्य विद्वानों ने दी है, उन्हें उनके द्वारा दिए गए विचार प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने जीवन काल में उपलब्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और भूगोल पढ़ने की यात्रा पर विशेष बल दिया था। ये अपने समय के महान इतिहासकार और भूगोलवेत्ता रहे हैं। स्ट्रैबो ने मिस्र, यूरोप, दक्षिण इटली, भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश और द्वीपों की यात्राएं की। इन्होंने युक्साइन अर्थात काला सागर, एशिया माइनर, उत्तर में मेसोपोटामिया की भी इन्होंने यात्रा की। इन्होंने सुदूर काला सागर से लेकर ऊपरी मिस्र तक की अनेक यात्राएं की हैं। स्ट्रैबो की रचनाएं, इनकी रचनाओं पर यूनानी संस्कृति, चिंतन और शैली का गहरा प्रभाव पड़ा है। भूगोल की सबसे बड़ी देन इनके द्वारा लिखे गए मुख्यतः 2 ग्रंथ हैं। स्ट्रैबो ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। पहला है हिस्टोरिकल मेमोरीज, जो कि इतिहास पर आधारित था और इसके 43 अंक अर्थात वॉल्यूम बताए जाते हैं और इस ग्रंथ को पूरा करने में इन्हें बहुत अधिक समय भी लगा था। इस ग्रंथ का संदर्भ स्ट्रैबो ने स्वयं अपने भौगोलिक लेखों में भी दिया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ज्योग्राफिकल ट्रीटिस, यानी कि विश्वकोशीय भूगोल, जिसका ज्ञान 5वीं शताब्दी के बाद ही हो सका था। ये ग्रंथ 17 अंकों अर्थात वॉल्यूम वाला है, जो कि भूगोल की विस्तृत जानकारी देता है। इसमें गणितीय, भौतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। विद्वानों ने इस ग्रंथ को भूगोल की जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ के प्रथम और द्वितीय अंक में भूगोल की परिभाषा और पृथ्वी का एक इकाई के रूप में वर्णन किया गया है। तीसरे से 10वें अंक तक
यूनान, इटली और यूरोप के अन्य सभी भागों पर प्रकाश डाला गया है। 3 अंक यूनान पर, 2 अंक इटली पर, 2 स्पेन पर और फ्रांस पर लिखे गए हैं और 1 अंक यूरोप के ज्ञात और अज्ञात भागों पर भी इसमें लिखा गया है। 11वें से 16वें अंक में एशिया का भौगोलिक वर्णन किया गया है। 11वें अंक में इन्होंने यूरोप और एशिया के सीमावर्ती भूभाग का वर्णन प्रस्तुत किया है। टेनिस नदी को इन्होंने 2 महाद्वीपों के बीच की सीमा विभाजक रेखा माना है। 12वें, 13वें और 14वें अंक में इन्होंने अपनी जन्मभूमि के प्रदेश पॉन्ट्स और उत्तरी टर्की का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। इसमें इन्होंने ऑर्जियस पर्वत की ज्वालामुखी गतिविधियों का भी वर्णन प्रस्तुत किया है। 15वें और 16वें अंक में एशिया की मुख्य भूमि के भूगोल से संबंधित था। 15वें अंक में भारत, पर्शिया और इनके बीच के भूभाग के बारे में वर्णन मिलता है। भारत का वर्णन करते समय इन्होंने मैगसनीस, न्यूयॉर्कस, एरिस्टोबुलस आदि की रचनाओं का भी सहारा लिया, क्योंकि इन लोगों ने सिकंदर के साथ भारत की यात्राएं की थी। इन्होंने भारत के प्रायद्वीप के बारे में इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। इन्होंने भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में अधिक बताया था। इन्होंने भारत और पर्शिया, रूस और फारस की खाड़ी के बीच स्थित भूखंड पर इरियाना की एक उपस्थिति बताई थी और पर्शिया का वर्णन करते समय इन्होंने 3 प्रमुख जलवायु प्रदेश बताए थे। इन्होंने काला सागर की उपस्थिति और उसकी लवणता के बारे में भी बताया था। 17वां अंक उनके ग्रंथ का अंतिम अंक लीबिया, जो कि अफ्रीका पे है, उस पर आधारित था और इस अंक के 2/3 भाग में मिस्र के भूगोल का वर्णन है। इन्होंने नील नदी का डेल्टा, उसका उद्गम स्थल का विस्तृत वर्णन किया और नील नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का रेखाचित्र के साथ वर्णन किया। इन्होंने लीबिया के उद्यानों को आबाद क्षेत्र बताया। इन्होंने लीबिया की विभिन्न आदिम जातियों के रहन सहन और खान पान की आदतों में भी साम्यता बताई। लीबिया के आंतरिक भाग में इन्होंने 2 राष्ट्रों की उपस्थिति बताई। इन अंकों से विश्व के बारे में जानकारी बढ़ाने में आगे मदद मिली। इन्होंने भूगोल को भी परिभाषित किया और उसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया। स्ट्रैबो ने भूगोल को परिभाषित किया और बताया कि भूगोल का उद्देश्य सामाजिक जीवन तथा सरकारी कामकाज में सहायता देने के साथ साथ भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में कार्य करता है। यह विश्व के आबाद क्षेत्रों के साथ साथ आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है। भूगोल विश्व के निवासियों के बारे में समस्त जानकारी देने वाला विषय है। यह दर्शनशास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य को सुखमयी बनाने का दिशा निर्देश दिया है। E.H. बनवरी के अनुसार स्ट्रैबो ने भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं बताईं: भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल तथा वर्णनात्मक भूगोल। लेकिन इनकी ग्रंथमाला के विस्तृत अध्ययन से ये पता चलता है कि इन्होंने जनसंख्या, मानव, सांस्कृतिक और प्रादेशिक भूगोल पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। इनमें से कुछ विचार इस प्रकार हैं। भौतिक भूगोल, इन्होंने मैदान, पर्वत, नदियों, समुद्र तटों और तटों से दूर स्थित द्वीपों, समुद्री अवसादों, तटरेखा आदि का वर्णन किया। इन्होंने आल्प्स और पिरेनीज पर्वतों के विस्तार पर भी प्रकाश डाला। भूकंप और ज्वालामुखी का वर्णन करते हुए उन्होंने इनके कारणों के बारे में बताया। भूखंड के ऊपर उठने और धंसने की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने बताया कि इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों का परिणाम है, जिनके कारण धरातल पर उत्थान और निमज्जन होता है। यूनान के द्वीप और तट रेखा का अध्ययन करने के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि द्वीप और तट रेखा के बीच के समुद्री भाग पर अवसादों का जमाव होने से वे परस्पर मिलकर थल भाग का विस्तार करते हैं और महासागर पीछे की ओर हट जाते हैं। इनके अनुसार भूतल पर होने वाले परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम, धरातलीय परिवर्तनों का सीमित विस्तार जिन्हें मानव अपनी आंखों से देख सकता है, और दूसरे वे परिवर्तन जिनका विस्तार अत्यंत व्यापक क्षेत्र पर होता है। इसमें धरातल पर उठाव और गिराव की घटनाएं विकसित होती हैं।
दूसरी शाखा गणितीय भूगोल। गणितीय भूगोल के विकास में इनका योगदान अधिक सराहनीय नहीं है। इनका परिकलन और गणना हिप्पारकस, पोसिडोनियस, इरेटोस्थिनीस के कार्यों पर आधारित था। इन्होंने पृथ्वी पर कर्क, मकर और ध्रुवीय वृत्तों की सही स्थिति का निर्धारण किया। इन्होंने पृथ्वी को गोलार्धीय माना और ब्रह्मांड के मध्य में स्थित माना। इन्होंने बसी हुई पृथ्वी को एक आयत के रूप में माना और इसका विस्तार 70,000 गुणा 30,000 स्टेडिया बताया। इन्होंने इस ज्ञात पृथ्वी का सबसे उत्तरी सिरा आयरलैंड को बताया। तीसरा, ऐतिहासिक भूगोल। इनकी भौगोलिक रचनाओं में इतिहास का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। इन्होंने जिन जिन क्षेत्र, प्रदेश, राजनीतिक इकाइयों का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया है, साथ ही इन्होंने इनके ऐतिहासिक तथ्यों का भी वर्णन किया। इन ऐतिहासिक वर्णनों को भूगोल से संबंधित माना। रोम साम्राज्य की अनुकूल भौगोलिक स्थिति ने ही इसके ऐतिहासिक विकास को प्रेरित किया। इन्होंने बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित माना और प्राकृतिक बंदरगाहों की उपस्थिति के कारण इन्होंने अन्य देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए, ऐसे बताया। शीतोष्ण जलवायु, पर्वत मैदानों के समान वितरण, जल की पर्याप्त उपलब्धि, विश्व में मध्यवर्ती स्थिति ने यूरोप विश्व रूप से रोम साम्राज्य के इतिहास को बदल दिया। यहाँ के लोग एशिया और अफ्रीका की तुलना में आचरण, मानसिक व्यवहार और शारीरिक रचना में अधिक विकसित हैं। ये अनुशासित, सैनिक और उच्च प्रशासक भी माने जाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। स्पेन में बनाई गई रोमकालीन सड़कों का वर्णन करते हुए इन्होंने बताया कि सिकंदर महान की फौजों को इन मार्गों से होकर जाते समय कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। चौथा है वर्णनात्मक भूगोल। भूगोल ग्रंथ का अधिकांश भाग इनका वर्णनात्मक है। इन्होंने अपने सभी ग्रंथ अलग अलग प्रदेशों को आधार मानकर लिखे। इस प्रकार वह प्रादेशिक भूगोलवेत्ता कहलाए। इन्होंने स्पेन, गाले, इटली, उत्तरी पूर्वी यूरोप, यूनान, एशिया माइनर, पर्शिया, दजला फरात प्रदेश, सीरिया, अरब, भारत, सुदूर पूर्व तथा अफ्रीका के भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक भूगोल। ये ऐसे प्रथम विद्वान थे जिन्होंने प्राकृतिक तत्वों का मानवीय तत्वों पर प्रभाव को बताया। इन्होंने बताया कि धरातल, भूमि की उपजाऊ शक्ति, जलवायु का प्रभाव मानव के स्वभाव, आचरण, चरित्र, कार्यक्षमता और मानव आवास पर पड़ता है। इन्होंने नगरीय बस्तियों का भी वर्णन प्रस्तुत किया। इन्होंने यूरोप के लोगों की अधिक कार्यकुशलता का कारण वहाँ की जलवायु को ही माना था। स्ट्रैबो ने ज्ञात विश्व का एक मानचित्र प्रस्तुत किया था, जिसे एक रेखा चित्र कहा जा सकता है, जो कि इस प्रकार दर्शाया गया है। इनका मानचित्र इरेटोस्थिनीस द्वारा बनाए गए मानचित्र से भी निम्न कोटि का माना जाता है। इन्होंने विश्व का विस्तार पश्चिम में आइबेरिया और लीबिया से लेकर पूर्व में सारस और इंडिया तक दिखाया है। इन्होंने भूमध्य सागर का तट, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, लीबिया और आयोनिया के तटीय भागों को दिखाने का प्रयास किया। इनके अधिकांश स्थानों को अनुमान से दर्शाया गया है। वास्तव में सारे ज्ञात विश्व मानचित्र की वास्तविक रूपरेखा इरेटोस्थिनीस की नकल मात्र कही जा सकती है। इन्होंने टर्की के दक्षिण में पॉन्ट्स पर्वत की उपस्थिति बताते हुए इसे आगे सुदूर पूर्व तक विस्तृत बताया। इन्होंने हिमालय को भी शामिल किया, जबकि उस समय हिमालय की स्थिति का पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध था। भारत के विस्तार पर भी इन्हें सही जानकारी नहीं थी। इन्होंने दक्षिण भारत का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बताया। उसे आल्प्स, पिरेनीज पर्वत, काला सागर के उत्तर में स्थित क्षेत्रों का इन्हें ज्ञान नहीं था। लीबिया के पश्चिमी और दक्षिणी विस्तार के बारे में भी वे कुछ नहीं बता पाए थे। मेसोपोटामिया, अरब और भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में इन्होंने कुछ प्रदर्शित नहीं किया था। इसलिए कहा जा सकता है कि मानचित्र के बारे में इनका ज्ञान अधूरा था। ये था स्ट्रैबो का भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, जो कि अतुलनीय था और जिससे भूगोल के विकास में मदद मिली।